आपको आपको याद है वो शाम 8 नवंबर 2016 की? हाँ, कौन भूल सकता है। जब अचानक से 500 और 1000 के नोट वो चलन से बाहर हो गए थे। जी। इसी फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी विवेक नारायण शर्मा बनाम भारत संघ केस में। बिल्कुल, एक बहुत महत्वपूर्ण केस था ये। और आज हमारे पास उसी केस का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे कि कोर्ट ने इस पूरी प्रक्रिया को कानूनी नजरिए से कैसे परखा। हाँ, और ये फैसला काफी चर्चित रहा, खासकर इसलिए कि यूनानिमस नहीं था। हाँ, वही 4-1 का बहुमत था। जी। मतलब एक जज की राय बाकी 4 से एकदम अलग थी। जी, जस्टिस नागरत्ना की राय। तो चलिए समझते हैं कि ये कानूनी बहस आखिर थी क्या। तो सबसे बड़ा सवाल, जैसा मैंने समझा, वो ये था कि क्या सरकार आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 26(2) का इस्तेमाल करके सारे के सारे 500 और 1000 के नोट बंद कर सकती थी। बिल्कुल, यही केंद्रीय प्रश्न था याचिकाकर्ताओं की तरफ से, जिनमें पी चिदम्बरम और श्याम दीवान जैसे बड़े वकील भी थे। उनका यही कहना था कि सेक्शन 26(2) में जो एनी सीरीज ऑफ बैंक नोट्स लिखा है, हाँ, एनी सीरीज, उसका मतलब है कुछ चुनिंदा सीरीज, ना कि सभी सीरीज। उनका तर्क था कि अगर सरकार को सभी नोट बंद करने हैं, जैसा पहले भी हुआ था 1946 में, 1978 में, तब तो संसद से बाकायदा कानून पास हुआ था। सही। तो उनका कहना था कि इतनी बड़ी कार्रवाई के लिए सिर्फ एक सरकारी नोटिफिकेशन काफी नहीं है, इसके लिए संसदीय प्रक्रिया मतलब कानून बनाना जरूरी था। अच्छा, और एक और बात उठाई गई थी शायद कि आरबीआई ने ये सिफारिश स्वतंत्र रूप से नहीं की, कुछ जल्दबाजी का आरोप था। हाँ, ये भी एक अहम दलील थी कि आरबीआई ने शायद स्वतंत्र रूप से अपना दिमाग नहीं लगाया और सरकार के कहने पर ही तेजी में सिफारिश कर दी। तो फिर सरकार और आरबीआई का क्या जवाब था इस पर? देखिए, सरकार और आरबीआई की तरफ से अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी और सीनियर एडवोकेट जयदीप गुप्ता पेश हुए। उनका कहना था कि सेक्शन 26(2) में एनी का मतलब सभी भी हो सकता है, ये इंटरप्रिटेशन संभव है। अच्छा। और प्रक्रिया बिल्कुल सही थी, ऐसा नहीं कि अचानक हुआ। कहा गया कि आरबीआई और सरकार के बीच करीब 6 महीने से 6 महीने से विचार विमर्श चल रहा था। 6 महीने से तो रिकॉर्ड्स थे इसके। जी, उन्होंने कहा कि रिकॉर्ड्स ये दिखाते हैं, और एक बात और कही कि ये आर्थिक नीति का मामला है, इसमें कोर्ट को बहुत ज्यादा दखल नहीं देना चाहिए। हाँ, ये दलील तो अक्सर आती है ऐसे मामलों में। और साथ में ये भी जोड़ा कि देखिए, बाद में संसद ने भी तो 2017 में कानून पास किया, स्पेसिफाइड बैंक नोट सेसेशन ऑफ लाइबिलिटीज एक्ट, जिसने इस फैसले पर एक तरह से मोहर लगा दी। तो ये थे दोनों पक्षों के तर्क। अब आते हैं कोर्ट के फैसले पर। 4 जज एक तरफ, एक जज दूसरी तरफ। बहुमत ने क्या कहा? जस्टिस बी.आर. गवई ने बहुमत का फैसला लिखा। 4 जजों ने माना कि नोटबंदी की प्रक्रिया कानूनी तौर पर सही थी। उन्होंने कहा कि सेक्शन 26(2) का इस्तेमाल सभी सीरीज के नोट बंद करने के लिए किया जा सकता है। एनी शब्द का अर्थ मतलब कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से ऑल भी लगाया जा सकता है। तो शब्द एनी की व्याख्या पर वो सरकार से सहमत थे। और प्रक्रिया के बारे में जो जल्दबाजी के आरोप थे? बहुमत ने माना कि प्रक्रिया में कोई कानूनी खामी नहीं थी। रिकॉर्ड्स दिखाते हैं कि आरबीआई और सरकार के बीच विचार विमर्श हुआ था, वो 6 महीने वाली बात। तो ऐसा नहीं कि आरबीआई ने स्वतंत्र रूप से काम नहीं किया। अच्छा। और उन्होंने इसे आनुपातिकता यानी प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट पर भी परखा। प्रोपोर्शनैलिटी मतलब ये कि क्या जो उद्देश्य थे, जैसे कालाधन रोकना, नकली नोट हटाना और जो कदम उठाया गया नोटबंदी, उनके बीच कोई तालमेल था? क्या लक्ष्य हासिल करने के लिए ये जरूरी था? बहुमत को लगा कि हाँ, उद्देश्य वैध थे और कदम उन उद्देश्यों से जुड़ा था। और जो लोगों को परेशानी हुई उसका क्या? कोर्ट ने माना कि लोगों को दिक्कतें हुई, लेकिन सिर्फ उस आधार पर इस कदम को गैर कानूनी नहीं ठहराया जा सकता। और नोट बदलने के लिए जो 52 दिन का समय दिया गया था, हाँ, उसे बहुमत ने पर्याप्त माना। और ये भी साफ किया कि एक बार डेडलाइन निकल जाए तो आरबीआई पुराने नोट नहीं बदल सकती। जी, 2017 के कानून के तहत तय सीमा के बाद आरबीआई के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है। ये तो हुआ बहुमत का नजरिया, लेकिन अब आते हैं जस्टिस बीवी नागरत्ना की असहमति पर। उनकी राय बिल्कुल अलग थी, है ना? हाँ, एकदम अलग। जस्टिस नागरत्ना का मानना था कि सेक्शन 26(2) का इस्तेमाल सिर्फ तब हो सकता है जब आरबीआई खुद मतलब अपनी पहल पर किसी खास सीरीज के नोट बंद करने की सिफारिश करे। अच्छा,
तो पहल आरबीआई की तरफ से होनी चाहिए। उनके मुताबिक हाँ, और अगर सरकार सभी नोट बंद करना चाहती है, खासकर जब प्रस्ताव सरकार की तरफ से आया हो, जैसा कि इस केस में हुआ था। हाँ, रिकॉर्ड्स शायद यही दिखाते थे। जी, जस्टिस नागरत्ना ने रिकॉर्ड्स का हवाला देते हुए कहा कि लगता है प्रस्ताव सरकार का था, तो ऐसे में उनके अनुसार सिर्फ एग्जीक्यूटिव नोटिफिकेशन काफी नहीं है, इसके लिए संसद से कानून बनाना अनिवार्य था। तो वो प्रक्रिया को ज्यादा महत्व दे रही थी। बिल्कुल। उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से 24 घंटे के अंदर आरबीआई से सिफारिश ली गई, उससे नहीं लगता कि आरबीआई ने स्वतंत्र रूप से विचार किया। इसलिए उनकी नजर में 8 नवंबर 2016 की वो अधिसूचना गैर कानूनी थी। लेकिन क्या उन्होंने नोटबंदी के उद्देश्य पर सवाल उठाया? नहीं, उन्होंने ये साफ किया कि उनकी असहमति प्रक्रिया को लेकर है, नोटबंदी के पीछे की नीयत या उद्देश्य पर वो सवाल नहीं उठा रही। वो नेक इरादे से किया गया हो सकता है, पर तरीका सही नहीं था। तो कुल मिलाकर नतीजा ये निकला कि सुप्रीम कोर्ट ने 4.1 के बहुमत से 2016 की नोटबंदी की प्रक्रिया को तो कानूनी तौर पर वैध मान लिया। हाँ, कानूनी प्रक्रिया सही मानी गई बहुमत से। और मुख्य मतभेद इसी बात पर रहा कि क्या सेक्शन 26(2) सरकार को ये शक्ति देता है या फिर संसद की भागीदारी जरूरी थी। जी, ये फैसला दिखाता है कि कैसे एक ही कानून के शब्दों की व्याख्या इतनी अलग अलग हो सकती है और इसके कितने गहरे परिणाम हो सकते हैं। ये सरकार की कार्यकारी शक्ति, आरबीआई जैसी संस्थाओं की स्वायत्ता और संसद की भूमिका के बीच के संतुलन पर एक अहम टिप्पणी है। बिल्कुल, और ये सोचने पर भी मजबूर करता है कि भविष्य में अगर ऐसे बड़े आर्थिक कदम उठाए जाते हैं तो प्रक्रिया की कानूनी वैधता कितनी महत्वपूर्ण होगी, और क्या बहुमत का फैसला हमेशा सही प्रक्रिया का पैमाना माना जाएगा। सोचने वाली बात है।